नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटी विषय के आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह भारत का संघीय ढांचा है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, चूंकि आप जो ये स्टेटमेंट भी देख रहे होंगे, ये क्या लिखा हुआ है? भारतीय संघीय ढांचा अब क्या लिखा हुआ है? केंद्र की ओर झुका है। केंद्र की ओर झुकने का तात्पर्य यहाँ पर यह कहा गया है कि क्या वह केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देता है? यही एक प्रश्न है। और इस टॉपिक से अगर आप मेंस में देखेंगे तो ज्यादातर प्रश्न जो है इसी बात को लेकर के पूछा जाता रहा है। प्रीलिम्स में आपको इससे बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे, उसकी चर्चा हमने पहले कर लिया, तो हम वहां पर दोहराव की समस्या से बचेंगे। लेकिन जब मेंस की चर्चा करेंगे तो प्रश्न यही आता है कि राज्यों को इसमें क्या कम अधिकार दिया गया है? क्या केंद्र सरकार को अधिक अधिकार दिया गया है ना? ये तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। एक शब्द उसमें आता है एकात्मक झुकाव, यानी कि एक तरफ पल्ला जो है वो ज्यादा झुका हो। और ये तमाम बातें किसके आधार पर किया जाएगा? संविधान में दिए गए शक्तियों के आधार पर, है ना? तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि संघीयता वगैरह क्या है। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? संस्कृति आईएएस अब आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। लाइव ऑनलाइन माध्यम से जीएस फाउंडेशन बैच की चर्चा करेंगे। तो उसमें एक जो है वह यूपीएससी है, दूसरा यूपी पीसीएस है। बैच जो है 30 अक्टूबर 2025 से शुरुआत होने वाली है और प्रथम 100 स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उनके लिए भारी छूट है, केवल 25,000 ही देना पड़ेगा पूरे जीएस फाउंडेशन बैच के लिए। यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन भी ले सकते हैं। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमने चर्चा किया कि संघीय शासन प्रणाली को लेकर के अब भारत के संविधान के पास चलेंगे, चूंकि निश्चित तौर पर संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर सिद्ध की गई है। और जैसा कि हम सब ने पढ़ा कि केशवानंद भारती केस जो है किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर भी इस बात को मानता है, इसलिए संविधान सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है जहां से इस बात को हम समझ सके। तो भारत के संविधान की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह झलक मिलता है कि यह देश जो है एक संघीय शासन प्रणाली को स्थापित करता है, परंतु इसमें कुछ जो है टर्म एंड कंडीशन है। इसका संघीय ढांचा जो है वह संघीय ढांचा पूर्ण रूप से पारंपरिक या अमेरिकी प्रकार का नहीं है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है कि संघ के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ होना चाहिए, नहीं। एक बार भारतीय ध्वज के नीचे आप आ गए तो आप इससे निकल नहीं सकते हैं। गोवा 1962 में भारत का हिस्सा बना, 1947 से नहीं था, लेकिन वह कभी इससे निकल नहीं पाएगा। ऐसा ही अगर चर्चा किया जाए, जैसे सिक्किम इसका हिस्सा बना, लेकिन वह फिर निकलने की बात नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर के पारंपरिक या अमेरिकी प्रकार का नहीं है। इससे कहीं न कहीं हिंट यह मिलता है कि संघीय ढांचा में केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया गया है और जैसा मैंने कहा वो एकात्मक झुकाव है, केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। भारतीय संविधान की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर संविधान के आधार पर शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है, परंतु अधिकांशतः संवैधानिक प्रावधान आप जो देखेंगे वह केंद्र सरकार की ओर अधिक शक्तिशाली नजर आता है। अब इसी बात से एक प्रश्न भी निकलता है, इसलिए भारतीय संघीय ढांचे को, व्यवस्था को क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर या केंद्राभिमुख संघीयता कहा जाता है ना? तो देखिए, दो चीजें शब्द ध्यान रखिएगा, क्वासी फेडरल या केंद्राभिमुख संघीयता, यानी कि सेंट्रिपिटल फेडरलिज्म। ये दोनों शब्द पूछे जाते हैं मेंस में और यहां से प्रश्न बनते हैं। आपको इसके लिए आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि क्या है, कितनी सच्चाई इस बात में है, और अगर सच्चाई नहीं है तो फिर क्या स्थिति है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं भारतीय संघीयता की अवधारणा क्या रहा। तो यहां पर हम समझना चाहेंगे ना कि फेडरलिज्म होता क्या है, इसका मूल अर्थ क्या होता है। देखिए, शक्ति का वितरण जो होता है, संविधान जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत के संविधान के आधार पर वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संविधान द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि दोनों ही, ये जो दोनों कार्यपालिकाएं होंगी, केंद्र में अगर केंद्र की सरकार है, विभिन्न राज्यों में राज्य की सरकार, तो ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्यभार जो है कर सके, जन कल्याण का कार्य कर सके, इनके बीच टकराव ना हो या कम से कम हो। ठीक है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में यह सिद्धांत जो है पहले से भी लागू है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को अपनाया तो सही वहां से, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे हमने बहुत सारी चीजें दूसरे संविधान से लिया लेकिन अपनी जरूरत के आधार पर उसको ढाल लिया।
ठीक ऐसे संहिता की लेकर के भी चर्चा किया गया। हमने भारत के परिस्थिति के अनुसार उसको रूपांतरित किया, अपनी सुविधा के अनुसार उसको ढाला। भारत में देखेंगे तो क्या है, विविधताओं का देश है, विशालता है, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, भाषा, बोली, रहन सहन, है ना, विभिन्न संस्कृति, इसके हिसाब से विविधता निश्चित तौर पर, धर्म जाति भी है। तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक एकता की आवश्यकता यहाँ पर देखी जाएगी। अब इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि देखिए जहां भी अधिक विविधता है ये अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बिखराव की समस्या भी वहां हो सकती है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम विविधताओं को एक सूत्र में बांध करके रखा जा सके, इसके लिए प्रशासनिक रूप से एकता की आवश्यकता था। इसको देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र को थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली बनाया या केंद्र को अधिक शक्ति दिया। तो इसके आधार पर अब डिबेट आगे बढ़ता है कि फिर संघीय तत्व एलिमेंट क्या क्या फेडरलिज्म के हो सकते हैं। जैसे कि शब्द तो आपने सुना होगा, द्वैध शासन व्यवस्था। अब इसमें क्या होता है, कहने का मतलब है कि शासन व्यवस्था जो है दो स्तर पर होगा। ये ब्रिटिश इंडिया में भी हो चुका है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है वहां जाकर के चर्चा करने की। तो भारत में शासन जो है दो स्तर से किया जाएगा। एक जो होगा वो कैसे, केंद्र के द्वारा, और दूसरा कैसे होगा, राज्य के द्वारा। यानी कि जैसे आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका मंत्रिपरिषद, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का आप पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, जनता पर। लेकिन केंद्र में चूंकि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उनकी मंत्रिपरिषद की, तो केंद्र सरकार जो डिसीजन लेगी, भारत के नागरिक होने के नाते आप पर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो मामला समझ में आ गया। यानी कि दो स्तर पर शासन व्यवस्था हो रहा है, दोनों स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। तो फिर यह डिसाइड किया गया कि दोनों में टकराहट तो देखने को मिल सकता है। एक पार्टी की सरकार है तब तो समझ में आ जाए, मामला बन भी जाए, हालांकि तब भी विवाद हो सकता है। लेकिन अलग अलग पार्टी की है, जैसे कि मान लेते हैं केंद्र में कोई और पार्टी है, पार्टी एक्स, और किसी राज्य में पार्टी वाई हो, तो राजनीतिक तौर पर दोनों में द्वंद्वता देखने को मिलेगा। और अगर संवैधानिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर शासन व्यवस्था को लेकर के स्पष्टता ना हो तो यह स्थिति और कठिन हो सकता है और जन कल्याण के कार्य जो है वो धूमिल रह जाएंगे। मामला समझ में आ गया। इन सब चीजों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक अनुसूची की अलग से व्यवस्था कर दिया, एक शेड्यूल बना दिया। आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था। आज के संविधान में जब आगे बढ़ते गया है तो 12 अनुसूची है, तो 8 उस समय था। तो 7वीं अनुसूची पर हम चलेंगे। 7वीं अनुसूची उसमें क्या कहता है, वो शक्ति के वितरण की बात करता है। वो कहता है कि केंद्र के जिम्मे क्या काम रहेगा, राज्य के जिम्मे क्या काम रहेगा, और दोनों मिलके किस तरह का काम करेंगे। कोई काम किसी के पास नहीं गया तो वह काम किसके पास जाएगा। ये तमाम चीजें जो है 7वीं अनुसूची हमें बताता है संविधान के द्वारा, और स्पष्ट निर्देश देता है यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये कैसे है, अब देखिए, तो संविधान की 7वीं अनुसूची ने शक्ति का विवरण 3 सूचियों के आधार पर कर दिया है। यानी कि 3 सूचियां मुख्य रूप से बनाई गई है। किसके द्वारा, 7वीं अनुसूची के द्वारा। इसमें क्या किया गया, पहले में कहा गया कि एक सूची जो होगा वह संघ सूची। अब संघ सूची कहने का क्या तात्पर्य है, संघ सूची कहने का तात्पर्य है इसके तहत ऐसे विषय रखे जाएंगे जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, यूनियन गवर्नमेंट को होगा, केंद्र सरकार को होगा। इसलिए इसको यूनियन लिस्ट कहा गया। वहीं जब राज्य सूची की बात करेंगे तो इसमें जो है, जो गवर्नमेंट बनाने का काम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, यानी कि जो नीति निर्माण करने का जो विषय होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होगा। अब समवर्ती सूची क्या है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट क्या है। कंकरेंट लिस्ट ऐसा होता है जिस विषय पर, इसके अंतर्गत ऐसे विषय रखे जाएंगे जिस पर अगर देखेंगे तो केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। जैसे संघ सूची में देखेंगे रेलवे की अगर बात किया जाए, रेल का, डिफेंस का, है ना। इसके अलावा जैसे अगर आगे बात करें विदेश मंत्रालय, ये सारा चीज किसके पास है, संघ के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं है। लेकिन अगर राज्य सरकारों की स्थिति में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पंचायत की बात किया जाए, आप देखेंगे नगर पालिकाओं की स्थिति को लेकर के चर्चा किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो
राज्य सरकार के अंतर्गत चीजें हैं। समवर्ती सूची बहुत सारे ऐसे विषय हैं तो दोनों काम करते हैं, कृषि हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब पर देखेंगे कि दोनों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात, ये 3 सूची को लेकर के किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लिखित संविधान, ठीक है। अब लिखित संविधान जो है, ये संघीय तत्व की हम चर्चा कर रहे थे, भूल मत जाइएगा कि टॉपिक क्या है, संघीय तत्व। लिखित संविधान, हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है ना, एक भारी भरकम दस्तावेज है कानूनों का, है ना। एक बहुत कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, सूचियां है ना, और भाग हैं। समय के साथ इसमें विस्तार होता ही गया है। तो संविधान के सर्वोच्चता को भी जो है वो सिद्ध किया गया है केशवानंद भारती केस 1973 में। और ये सारी चीज जो है एक तरह से संघ को ज्यादा शक्ति देने की भी कहीं न कहीं कोशिश करता है, संघीय संबंध का तो निर्धारण करता ही है। संविधान की कठोरता, जहां एक तरफ देखेंगे हमारा संविधान लचीला भी है, वहीं एक तरफ हमारा संविधान कुछ मामलों में कठोर भी है। तो संविधान में जैसे कि संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे, विशेष प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसमें संघीय प्रकृति को लेकर के ये चर्चा करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा रखी गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है संघीय विवादों का अंतिम निर्णायक होता है। अगर किसी, जैसे कि कावेरी जल विवाद हुआ, तो कावेरी जल विवाद पे मान लीजिए ठीक है ट्रिब्यूनल के पास मामला जाएगा, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल पर भी मामला नहीं बन पाया तो सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इस तरह के विवाद होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए तो है ही। अब यहां पर ये सारे एलिमेंट तो हो गए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमें इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, ऐसे प्रश्न देखने पड़ सकते हैं जिसमें यह पूछा जाए कि क्या यह केंद्र की तरफ झुकाव दिखाता है, तो उसके क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। निश्चित तौर पर यह हमने पहले भी चर्चा किया कि एकात्मक प्रवृत्ति के कई प्रावधान, एकात्मक मतलब एक पर ज्यादा झुका हुआ केंद्र की तरफ, तो केंद्र की शक्तियां निश्चित तौर पर अधिक दिखाई देती है। अब जैसे कि उसमें बात किया जाएगा कि शक्ति का वितरण तो हुआ है, जैसे 7वीं अनुसूची में मैंने कहा, लेकिन उसमें असमानता देखने को मिलता है। उस 3 सूची की अगर यहां पर बात किया जाए, जैसा कि हम पीछे देख रहे थे ना, यहां पर आ जाइए जरा, संघ सूची को लेकर के जैसा हमने बात किया 7वीं अनुसूची में। अब विषय को लेकर के, तो संघ सूची में अगर विषय की संख्या देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा रखा गया है, कितना है, 97 विषय दिए गए हैं। जबकि राज्य सूची की अगर बात किया जाए, स्टेट वाले लिस्ट का, तो मूल रूप से, ये मूल रूप में बता रहा हूं मूल संविधान में, तो ये 66 यहां पर देखने को मिलेगा। अब कहेंगे समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची में भी विभिन्न सारे जो कानून हैं, इसमें अधिक झुकाव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ दिखता है। तो कुल मिलाकर के आप कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि शक्ति का वितरण तो हुआ है, लेकिन यह असमान हुआ है, और शक्ति अधिक से अधिक संविधान के द्वारा किसको दिया गया है, केंद्र को दिया गया है। वो इस लिस्ट से भी पता चलता है, समवर्ती सूची में अधिक महत्व केंद्र सरकार को मिलने से पता चलता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है आपको बताने पड़ेंगे आगे चल करके कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये 3 चीजें तो हुआ, इसके अलावा एक होता है अपशिष्ट शक्तियां। अब अपशिष्ट शक्तियों को लेकर के एक चर्चा करते हैं। देखिए अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय किसी भी सूची में नहीं है, किसी भी सूची में नहीं है कहने का तात्पर्य क्या हो गया, यानी कि वह संघ सूची में भी नहीं है, वह राज्य सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है। तो अगर तीनों ही सूची में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, यह प्रश्न तो है। समय के साथ ऐसे विषय आएंगे। तो कहा गया अनुच्छेद 248 के अंतर्गत कि देखिए अगर कोई ऐसा टॉपिक आ ही जाता है विषय, तो उस पर अधिकार जो है वह केंद्र सरकार का होगा, राज्य का नहीं। तो जबकि संघीय व्यवस्थाओं में शक्ति जो है प्रायः राज्यों के पास होती है, हमने अमेरिका से देखा, कनाडा से देखा, लेकिन भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों पर देखेंगे ना, जैसे समवर्ती सूची को भी लेकर के मैंने कहा अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं और दोनों में टकराव होता है, तो किसका कानून प्रभावी होगा, केंद्र का कानून प्रभावी होगा। तो देखिए यहां पर भी जो है केंद्र को ज्यादा महत्व दिया गया। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, ये तो पूरी तरह से अगर आप देखा जाए तो ये केंद्र के पक्ष में जाता है। अनुच्छेद 352, 356, 360, हालांकि 360 कभी लगा नहीं है ना, क्योंकि वित्तीय आपातकाल की बात किया गया है, वित्तीय का आपातकाल देश में आज तक लगा नहीं है, लेकिन ये प्रावधान है। तो ये तीनों जो प्रावधान इमरजेंसी के किए गए हैं, ये केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां देती है। राष्ट्रीय आपातकाल जरा सोचिए, इंदिरा गांधी के समय लगा था, पूरा देश जो है एक तरह से एकात्मक राज्य में तब्दील हो जाता है।
सभी के पावर सीज कर लिए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। राष्ट्रपति शासन जरा सोचिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसमें क्या होता है, राज्य की जो कार्यपालिका है और विधायिका केंद्र के अधीन आ जाती है, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र शासन कर रहा होता है। अब जरा सोचिए, वहां पर मणिपुर में अभी यही चल रहा है। तो राष्ट्रपति शासन में भी देखेंगे केंद्र को अधिक भूमिका में रखा गया है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 मैंने कहा, हालांकि लागू नहीं हुआ है। तो राज्यों के भी जो वित्तीय अधिकार हैं, अगर वित्तीय आपातकाल देश में कभी लगता है तो तमाम अधिकार किसके पास चला जाएगा, केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा, राज्य के नियंत्रण में कुछ भी नहीं आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे झुकाव केंद्र की तरफ दिखेगा। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल का पद ये हम पढ़ चुके हैं, विवाद में क्यों रहता है ये हमने पढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल जो है किसी भी राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। अभी देखा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा तो उन्होंने ये सिफारिश की, रिपोर्ट भेजा केंद्र को, उसके आधार पर वहां पर राष्ट्रपति जो है शासन करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राज्यपाल जो है राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में, और पूरी तरह से ऐसे कहें तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति कहने का मतलब ही केंद्र हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? उसे राज्य विधानमंडल को भंग करने, मुख्यमंत्री को हटाने या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तक करने का अधिकार है। मणिपुर में हम देखा। इस प्रकार क्या होगा, राज्यपाल भी केंद्र के करीब हो गया। तो राज्य की जो स्वायत्तता है निश्चित तौर पर उस पर प्रभाव तो डालेगा ही। वित्तीय निर्भरता ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो है फाइनेंस कमीशन को लेकर के खूब ज्यादा विवाद रहता है। जीएसटी वाले इशू में भी रहा कि स्टेट का कितना हिस्सा है, उसको लेकर के हमेशा विवाद रहता है। तो राज्यों के पास एक तो सीमित कराधान है, प्रमुख जो कर हैं जैसे कि आयकर देखेंगे, सीमा शुल्क देखेंगे, उत्पाद शुल्क देखेंगे, ये सब केंद्र सरकार के पास है। राज्यों को अपने व्यय के लिए फिर क्या करना पड़ता है, केंद्र सरकार से सहायता लेनी पड़ती है। वित्त आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, इसके माध्यम से केंद्र वित्तीय नियंत्रणता रखने की कोशिश राज्यों पर करता है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार वित्तीय निर्भरता के लिए केंद्र के पास जाती है। यह भी यहाँ पर एक संकेत मिलता है। एकीकृत न्यायपालिका एक अच्छा उदाहरण है। एकीकृत न्यायपालिका कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय प्रणाली का प्रावधान नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए एकीकृत न्यायिक संरचना का नियंत्रण करती है। दूसरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई और खंडपीठ भी नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का, एक ही है, वो देश की राजधानी दिल्ली में है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई और बेंच इसका हो जाए कि एक जो चेन्नई में है, महाराष्ट्र में है, कोलकाता में है या फिर जम्मू कश्मीर में, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। संसद की शक्तियों को लेकर के चर्चा भी रहता है। संसद के कुछ ऐसे शक्तियां हैं, परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, वह संसद को होता है। जैसे कि राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का प्रस्ताव, अनुच्छेद 249 में इसकी चर्चा की गई। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति की चर्चा हमने किया अनुच्छेद 250 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति की बात किया जाए 252। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के क्रियान्वयन के लिए 253। तो इन प्रावधानों को देखने के बाद ये लगता है कि केंद्र का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और केंद्र के तरफ संघ का शक्तियों का झुकाव कुछ ज्यादा है। कारण क्या हो सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही है। जब आपसे प्रश्न पूछे जाए ना तो विभिन्न चीजें डिबेट करते हुए आपको कारण पे आना पड़ेगा और कारण को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहली चीज तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भारत की विविधता और विशालता की जो स्थिति है उसको एक सूत्र में बांधने के लिए ये आवश्यक है कि राज्यों को शक्तियां तो दी जाए पर वो निर्बाध ना हो, नहीं तो टूटन की समस्या हो सकता है ना। इसीलिए केंद्र को थोड़ा सा अधिक शक्ति देना हमारे लिए एक आवश्यकता रहा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। इसलिए कनाडा अमेरिका की पद्धति से हम हटते हुए संघ तो हमने अपनाया, लेकिन वो हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार रख लिए। स्वतंत्रता के बाद आप जानते हैं भारत स्वतंत्र होते ही विभाजन विभीषिका को झेला। एक तरफ जो है पाकिस्तान, मतलब उस वक्त तो दोनों तरफ पाकिस्तान था, आज एक तरफ बांग्लादेश है। तो यह कंडीशन आगे चल के ना हो, एकता और अखंडता की देश की रक्षा की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत एक बहुत गरीब देश था और आर्थिक असमानता जो है वो चरम पर थी। उसको कैसे पाटा जाए, जन कल्याण का कार्य कैसे किया जाए, प्रशासनिक रूप से दक्षता की आवश्यकता थी। इन सब चीज को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कदम उठाया।
सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा और विदेशी आक्रमणों की संभावना, चूंकि भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो सीमावर्ती राज्य हैं, निश्चित तौर पर इस कंडीशन में बेहद आवश्यक हो जाता है कि राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दिया हो जाता तो निश्चित तौर पर देश की एकता और अखंडता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता। स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव भी हमने देखा कि जहां केंद्रीय नेतृत्व अच्छा था वह देश अधिक संगठित रहा। तो निश्चित तौर पर हमारे संविधान निर्माताओं को यह लगा कि फिर हमें किसी भी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि संघीय व्यवस्था तो रखनी चाहिए, लेकिन केंद्र को थोड़ा सा अधिक शक्ति संवैधानिक तौर पर दे देना चाहिए। तो भारत का संघीय ढांचा विशुद्ध संघीयता और पूर्ण एकात्मकता दोनों का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, कॉकटेल हो जाता है। संविधान निर्माताओं ने इसे इस प्रकार गढ़ा कि यह देश की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सूचिता बनाए रखते हुए राज्यों को भी पर्याप्त स्वायत्तता देने का काम कर सके। राज्यों को भी ऐसे तमाम विषय दिए गए हैं जिस पर वह निर्णय ले सके। संविधान के जो शिल्पकार रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कुछ बातें कही संविधान सभा में और कहा था कि भारत का संविधान जो है वह संघीय है, परंतु क्या कहा, संकट की घड़ी में यह पूर्णतः एकात्मक रूप धारण कर सकता है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, क्या कहा गया, पूर्णतः। ये खुद भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वह उस परिस्थिति को समझ रहे थे। तो भारत के संघीय ढांचा जो है केंद्र के करीब है, केंद्र की ओर झुका हुआ है। ये ना तो पूर्ण रूप से संघीय है, ना पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि यह संघीयता में एकात्मकता का एक संतुलित रूप के दृष्टि से हम इसे देख सकते हैं। हम मानेंगे इस बात को लेकर के, अगर एग्जाम में इस तरह से प्रश्न रहे तो आप मानिए तमाम तरह के लॉजिक देने के बाद कि हाँ ये बात सही है कि केंद्र के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन राज्यों की स्वायत्ता पर बहुत कंट्रोल किया गया, ऐसा नहीं है। राज्यों की सूची जो है उसके आधार पर, संवर्ती सूची के आधार पर बहुत सारे विषय राज्यों को दिया गया है। ये अलग अलग डिबेट आप बता सकते हैं और फिर अंत में आप कारण बता सकते हैं, जो तमाम कारण की हमने चर्चा की है कि हमारे संविधान निर्माताओं को ये करना क्यों आवश्यक हुआ। फिर एक निष्कर्ष आप बता सकते हैं, अम्बेडकर साहब को आप उसमें चाहे तो कोट भी कर सकते हैं। तो पूरी तरह से एक संतुलित जो है आपका आंसर बन जाएगा। मामला समझ में आ गया? फिर भी कोई दिक्कत होता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पर आपको डिबेट चाहिए तब भी आप लिख सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।